गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जो अध्याय या जो लेसन चल रहा था वो था पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो पीछे की जो कक्षा थी उसके अंदर अपने पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार किस प्रकार के थे, और फिर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की बात करें तो उसके घटक कौन कौन से थे, उसका अध्ययन अपन ने पीछे की जो कक्षा थी उसमें किया था। पारिस्थितिक तंत्र की जो घटक की बात की तो उसमें आपको पता है जैविक और अजैविक घटक थे। जैविक घटक के अंदर आपको पता उत्पादक थे, उपभोक्ता थे, गुरु उपभोक्ता थे, अपघटक थे। और अजैविक घटक के अंदर कार्बनिक पदार्थ थे, जलवायु कारक थे। इनका अध्ययन अपन ने परिवेश कक्षा में किया था। आज अपन जो बात करते हैं दूसरे जो पारिस्थितिक तंत्र की जो मुख्य भूमिका होती है, जो कार्य है, फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के जो कार्य हैं उनका इस कक्षा में अपना अध्ययन करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो संरचना के साथ साथ उसे क्रियात्मक स्वरूप की जानकारी भी आवश्यक होती है। ऊर्जा प्रवाह, खनिज पदार्थ उत्सर्गीकरण दो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रक्रम है। याद रखना कि पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रक्रम की बात करें, जो पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्य कार्य हैं उनमें से जो कौन कौन से हैं, देखिए ऊर्जा का प्रवाह है और दूसरा खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है आपको पता ही है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, जो उत्पादक होता है, जो घास है, पेड़ पौधे हैं, घास से ऊर्जा का प्रवाह, जो उच्च स्तर होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, जो स्तर होते हैं, पोषक स्तर होते हैं, उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को कुत्ता खा गया, कुत्ता को शेर खा गया, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है। और खनिज पदार्थों का चक्रीकरण, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण भी आपने जो प्रीवियस कक्षा में अपन ने जो अध्ययन किया उससे पता है आपको, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण होता है। चक्रीकरण का मतलब कैसे हो गया कि जैसे घास से बकरी के अंदर, बकरी से कुत्ते के अंदर, कुत्ते से शेर के अंदर, और शेर की जब मृत्यु होती है तो जो अपघटक होते हैं उसकी बॉडी को अपघटन करके जितने भी उसके अंदर जो खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, उनको अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और परिवर्तित करने के बाद वो अकार्बनिक पदार्थ भूमि में मिल जाते हैं और भूमि से वापस वो कहाँ पे, पेड़ पौधों में मिल जाती है। इस प्रकार से खनिज पदार्थों का चक्रीकरण होता है। तो अपन बात करें पारितंत्र की या इकोसिस्टम के कार्यात्मक स्वरूप की जो एसेप्ट है और जो अभिमुखताएं हैं उनको अपन निम्न पॉइंट के आधार पर अध्ययन करते हैं। पहले पारिस्थितिक स्तूप आता है, इकोलॉजिकल पिरामिड आता है, दूसरा खाद्य श्रृंखला आता है, तीसरा ऊर्जा पर्व आता है, चौथा खनिज पदार्थों का चक्रीकरण आता है। तो इनका अपन पारिस्थितिक तंत्र कार्य की अध्ययन जब करना चाहते हैं तो इसको इन पॉइंट्स के या एस्पेक्ट्स के अंदर अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है आपका पारिस्थितिक स्तूप, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, पारितंत्र की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें प्राथमिक उत्पादकों से लेकर चरम जो जो उपभोक्ता होते हैं, महासागरीयों से कई रीतियों से गुजरता है। मतलब रीति बोले तो एक सोपान पीढ़ी से गुजरता है ना। जैसे पहले आपका उत्पादक हो गया, फिर उसका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, फिर द्वितीय उपभोक्ता, ऐसे चरण बन जाते हैं, रीतियाँ बन जाती हैं। खाद्य रीतियाँ बोलते हैं, फूड लेवल्स बोलते हैं। और जब इन फूड लेवल्स को उत्तरोत्तर जो खाद्य जो रीतियाँ या फूड लेवल्स है, इनको पारस्परिक अनुपात के आधार पर, जैसे जैव भार के आधार पर, जैव संख्या के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर अपन जब इनका निरूपण करते हैं तो एक क्या करता है, एक जो संरचना बनती है उस त्रिभुजाकार संरचना बनती है। किस प्रकार की संरचना बनती है, एक त्रिभुजाकार आकार की जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं, पारिस्थितिक स्तूप बोलते हैं, है ना। मतलब समझे कि जब जैसे अपन नीचे से ऊपर की चलते हैं, ये घास है तो घास तो पेड़ पौधे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनको खाने वाली जो बकरियां हैं वो ये है, चलो कम है, दूसरा पोषक स्तर होगा, तीसरा फिर कुत्ते इनसे कम है, फिर एक शेर होगा, शेर तो एक हो गया, दो होगा। तो इस प्रकार से इनका जब निरूपण करते हैं तो एक ये त्रिभुजाकार आकार ले लेते हैं। चाहे अपन इन पोषक या जो खाद्य रीतियों इनको संख्या के आधार पर करें, या जैव संख्या के आधार पर करें, या जैव भार के आधार पर करें, या ऊर्जा स्तर के आधार पर करें। क्यों? क्योंकि देखो ऊर्जा का स्तर भी इनमें सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, फिर ऊर्जा का स्तर भी जैसे जाएंगे वैसे घटता रहेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैव भार भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो घटता रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है संख्या में, ये कम, ये कम, ये कम, और संख्या के आधार पर करें तो भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। इसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी स्तूप कहा जाता है। स्तूप के प्रकार की बात करें तो स्तूप के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए पारिस्थितिक स्तूप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक अपन बात करें जीवों की संख्या का स्तूप,
पिरामिड्स ऑफ नंबर, जीव बाहर के स्तूप और ऊर्जा का स्तूप, 3 स्तूप होते हैं ना। स्तूप कितने प्रकार का होते हैं, जैसे उनकी परिभाषा में आता है। तो जीवों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं, जीवों की बाहर के आधार पर कर सकते हैं अपन, और जीवों ऊर्जा के जो स्थानांतर उनका कर सकते हैं। सर्वोत्तम चार्ल्स, याद रखना यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, ये नहीं पूछेगा आपको, इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछते हैं चार्ल्स इल्टन ने प्रस्तुत किया था इसको, इस संकल्पना को चार्ल्स इल्टन ने प्रस्तुत किया। इसको इल्टोनियम पिरामिड्स भी कहते हैं, याद रखना इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इल्टोनियम पिरामिड्स भी इसको बोलते हैं। अब बात करें जीव की संख्या के आधार पर, जब स्तूप की बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के जो प्राथमिक उत्पादक क्रमश भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या संबंध दर्शाने वाले अलग की निरूपण संख्या का स्तूप कहते हैं। मतलब अपन बात करें पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जब प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर अपन उच्च स्तर के प्राथमिक उत्पादक से लेकर उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होता है, तो वहाँ तक जाते हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर जब लोग अलग ही निरूपण करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, संख्या स्तूप कहा जाता है। स्तूप के आधार पर आधार पर प्राथमिक उत्पादक संख्या रखी जाती है। आधार बोले तो जैसे देखो कि इसका जो आधार होगा, इसका बेस होगा, ये स्तूप बना रहे हैं अपन किसके आधार पर, संख्या के आधार पर ना, संख्या के आधार पर अपन ये स्तूप बना रहे हैं। तो देखो इसके आधार पर क्या होगा, ये उत्पादक हो गए, उत्पादकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का बेस क्या हो जाएगा, आधार बेस क्या हो जाएगा, चौड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो खरगोश है, उनकी संख्या कम है, थोड़ा सा ये कम होगी दूरी, ठीक है। उसके बाद इनको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो कम है, तो ये कम हो गए। इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। और याद रखना हमेशा जो जीव संख्या का जो स्तूप होता है, वो जीव संख्या का सीधा स्तूप प्राप्त होता है। घास स्थल परितंत्र की बात करें अपन, घास स्थल परितंत्र का जो स्तूप होता है हमेशा ही सीधा होता है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर, सीधा होता है उल्टा होता है स्तूप। यदि संख्या के आधार पर ही बात करें, परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करें, स्तूप हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना उल्टा होता है। देखो संख्या के आधार पर ही अपन स्तूप बना रहे हैं, संख्या के आधार पर ही स्तूप बना रहे हैं, तो याद रखना परजीवी जो खाद्य श्रृंखला होता है उसका पारतंत्र पारिस्थितिक स्तूप होता है, प्रतिलोम या उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है, देखो अभी बात करेंगे उल्टा क्यों होता है। देखो संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं अपन, और परजीवी की खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो प्लांट तो एक है, संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर प्लांट क्या है, पादप कहता है एक है, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी है, संख्या बढ़ गई ना, एक है ये, पक्षी बहुत सारे हैं, उसके ऊपर परजीवी, पक्षियों के ऊपर मतलब जू हो या कोई छोटे मोटे जो जीवाणु हो, है ना, किसी प्रकार के जो परजीवी जीव होते हैं वो पक्षियों के ऊपर पाए जाते हैं। तो एक पक्षी के ऊपर 10 पाए जाते हैं, 1000 पक्षी है, तो 1000 पक्षी पे कितने हो गए। तो संख्या के आधार पर देखो, इसलिए क्या होता है, संख्या के आधार पर जो स्तूप होता है, परजीवी खाद्य श्रृंखला का जो स्तूप होता है वो उल्टा होता है। याद रखना क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। दूसरा आता है जैव भार के स्तूप, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। अब संख्या के आधार पर क्या था, अब बात करते हैं जैव भार के आधार पर स्तूप की बात करते हैं। तो जैव भार के आधार पर जब पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो विभिन्न स्तर है, जो रीतियाँ हैं, लेवल्स है, उनको जब जैव भार के आधार पर रिपूर्ण करते हैं तो उसको जैव भार स्तूप कहते हैं। यह सीधा या प्रतिलोमी हो सकता है, याद रखना। अब सीधा कब होता है, प्रतिलोमी कब होता है, इसकी बात अपन इसमें करते हैं। वन घास स्थल तक खेत पारिस्थितिक तंत्र जैव भार स्तूप सीधा होता है, याद रखना है ये, ठीक है। इसमें उत्पादकों की उत्तरोत्तर क्रम जैव भार में लगातार कमी होती है। क्यों, क्यों ये क्या कह रहे हैं, वन हो चाहे घास स्थल हो, खेत हो, क्यों खेत में जो वन होंगे, अपन जैव भार की बात करें, इनका तो वजन बहुत ज़्यादा होगा, इनका वजन तो बहुत ज़्यादा होगा, इनका जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा उनका वजन बहुत ज़्यादा होगा। इसके ऊपर मान लो प्राथमिक जो उपभोक्ता रहते हैं, ये उत्पादक है, इनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं, जो चिड़िया हो गई, उनका वजन कम होगा, इसके ऊपर जो परजीवी रहेंगे उनका वजन कम होगा। इस प्रकार से जो स्तूप बनता है वो इस प्रकार से त्रिभुजाकार बनता है, और ये त्रिभुज उल्टा है तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको सीधा बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, विशाल वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है ना। जो विशाल वृक्ष की बात करते हैं अपन, तो जैव भार का, जबकि जीव संख्या के आधार पर ये स्तूप उल्टा हो जाएगा। अब इसी को यदि अपन जीव संख्या के आधार पर करें, पेड़ तो एक, इसी को देखो जीव संख्या के आधार पर पेड़ तो एक है, उसके ऊपर पक्षी बहुत सारे हैं और उसके ऊपर परजीवी बहुत सारे हैं, तो संख्या के आधार पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। और भार के आधार पर यह उल्टा है और संख्या के आधार पर उल्टा हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको यह बात याद रखना कि क्वेश्चन ऐसे ही
पूछते हैं नीट के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा के इस प्रकार से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए यहाँ पे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे तालाब, झील, पोखर आदि में जैव भार स्तूप उल्टा होता है प्रतिलोम में, तो आप दिमाग लगा सकते हो उल्टा क्यों होता है जैव भार के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, जो पलवक होते हैं, प्लांट प्लैंक्टॉन्स होते हैं, मतलब जल के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनको प्लांट प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। शैवाल होते हैं, डाइटम्स होते हैं, डेस्मिड्स होते हैं, इनकी जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनका भार बहुत ज़्यादा होता है, इनके जो उपभोक्ता होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। देखो कैसे, स्तूप से उल्टा होता है प्रतिलोम होता है, इनमें जैसे ये प्लांट आइटम्स होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जिनका जैव भार प्राथमिक उपभोक्ता से कम होता है। ठीक है, तो कम होता है। बड़ी सारी मछलियाँ होती है, जैसे बड़ी बड़ी मछली, अब जैसे अपन बात करें व्हेल मछली है, डॉल्फिन मछली है, तो इनका तो एक का वजन 30 हाथी के बराबर होता है ना। तो इस प्रकार से ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये उल्टा होता है, जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो उल्टा होता है, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, तो इसमें देखो ये प्लांट प्रवर्ग है, अपन जैव भार के आधार पर कर रहे हैं, जैव भार के आधार पर कर रहे हैं, तो देखो ये इनका वजन कम है, फिर मछलियाँ छोटी मछलियाँ हैं, तो फिर बड़ी मछलियाँ, तो इनका भार ज़्यादा हो जाएगा। तो भार के आधार पर करें तो इनका भार ज़्यादा है, तो ये जो होगा वो उल्टा हो जाता है स्तूप। ऊर्जा के स्तूप की बात करते हैं। तीसरा जो स्तूप है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पारिस्थितिक तंत्र में अब क्या ऊर्जा का जो संचरण होता है, यदि पारिस्थितिक तंत्र के पारितंत्र की बात करें या पारितंत्र में बात करें, तो पारितंत्र में ऊर्जा के विभिन्न जो रीतियाँ हैं, खाद्य रीतियाँ हैं, उनमें ऊर्जा के प्रवाह का जब अपन आरेखीय निरूपण करते हैं तो जिस प्रकार स्तूप प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा के स्तूप बोलते हैं, है ना। ऊर्जा का स्तूप हमेशा ही क्या होता है, जो होता है सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का स्तूप हमेशा ही क्या होता है, याद रखना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ऊर्जा का जो स्तूप होता है हमेशा ही क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, सीधा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक 10% का लो लगता है, जो अपन आगे बात करेंगे अभी। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का कुछ समय समय कम होती जाती है, जैसे कैसे कि आपको बताऊंगी। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से क्या होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये क्या भोजन बनाते हैं, तो इनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है, फिर इनको खरगोश खाता है तो उसके अंदर ऊर्जा कम, फिर इसके ऊर्जा कम, फिर इसके अंदर ऊर्जा कम। तो ऊर्जा का जो स्तर होता है ऊपर जाते हैं, स्रोत जो उपभोक्ता होता है उसके बाद ऊर्जा जो होती है निम्न ऊर्जा ही पहुँचती है ना। तो इसलिए शुद्ध जो शाकाहारी होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। हरे पौधे होते हैं, सौर ऊर्जा को ग्रहण कर प्रकाश द्वारा स्थित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे में संचित ऊर्जा सब पोषण की प्राणी ऊर्जा के सबसे अधिक होती है, उच्च उपभोक्ता में संचित ऊर्जा सबसे कम होती है। इस प्रकार जब प्राथमिक उपभोक्ता से उच्च उपभोक्ता जाते हैं तो ऊर्जा का स्तर होता है कम हो जाता है, इसलिए ऊर्जा का जो स्तूप होता है सदैव ही क्या होता है, सीधा होता है। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की, फूड चेन एंड फूड वेब। मतलब ऐसे कार्बनिक जो बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन से पौधे जंतु जैविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप लोगों को पता ही है जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं अपने अंदर, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण, मतलब जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से, ये ऑक्सीकरण कैसे होता है, कब होता है आपको पता ही है। जैसे अपन बात करते हैं C6H12O6, इसका प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। इसको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं। क्रेब साइकिल के द्वारा ये क्रिया होती है, अपन 12th कक्षा में इसको पढ़ेंगे। तो ये C6 ग्लूकोज है, तो इसके ऑक्सीकरण से, कार्बनिक पता है, इसके ऑक्सीकरण से क्या होगा, CO2 H2 बना, CO2 और H2 बना। और जब ये कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बहुत मात्रा में ATP बनती है, और ATP को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और ये ATP क्या होती है, जो जीव होता है अपने दैनिक कार्यों के अंदर पूरा कर लेता है। तो ये क्या होता है, जो बहुपोषी होते हैं, जो प्राथमिक पदार्थ का उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता, फिर आपको होता है ये जो ऊर्जा होती है उसका प्राथमिक पहले जो उपभोक्ता होता है वो करता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से जो ऊर्जा का स्तर हो द्वितीय, द्वितीय से तृतीय
के अंदर उपभोक्ता के जो होता है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक के श्रेणी में सभी जीव एक क्रम में श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब क्या होते हैं, आपस के अंदर सभी जीव होते हैं वो एक दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, है ना। वो निर्भर रहते हैं तो एक दूसरे ऊपर क्या होते हैं, पोषण स्तर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर, चाहे भोजन के लिए हो, ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक श्रृंखला बन जाती है। इसी श्रृंखला को क्या होती है, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला निरूपण अपन जो T1 T2 T3 के द्वारा अपन करते हैं ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिकल में खाद्य श्रृंखला बोलते हैं ना। प्रकृति में जो सामान्य खाद्य श्रृंखला होती है 5 से 6 अधिक कड़ियाँ नहीं होती है ना। क्योंकि खाद्य श्रृंखला का एक स्तर से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब खाद्य श्रृंखला में एक जो पोषक स्तर है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के अंदर जब ट्रांसफर होता है ऊर्जा, तो वहाँ पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुँचती है, ठीक है। 90% जो ऊर्जा होती है वो ये जो प्राथमिक चाहे उपभोक्ता हो चाहे उत्पादक हो अपनी क्रिया के ऑक्सीकरण क्रिया के लिए काम ले लेता है। 90% की केवल 10% की ट्रांसफर होती है। इसके बाद जो अगली होगी वो 10%, तीसरे के पास होगी वो इसका 10%, मतलब इसकी 1% ही, इसका तो 1% होगा, 1% ही ऊर्जा ट्रांसफर। इस प्रकार से इसको लॉ ऑफ 10 बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से देखो इसमें लिखा है प्रकृति सामान्य खाद्य श्रृंखला में जो 5-6 से अधिक कड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में एक पोषक से दूसरे पोषक तक जाने में लगभग 90% ऊर्जा उष्मा के रूप में वे श्वसन क्रिया में हो जाती है। बल्कि जो निम्न स्तरों से आगामी स्तरों में जो केवल 10% ऊर्जा ही पहुँचती है। इस प्रकार जो चरम पोषक स्तर होता है उसमें बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो ये खाद्य श्रृंखला बना रखी है, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला। घास जो स्थल खाद्य श्रृंखला है, ये घास स्थल खाद्य श्रृंखला, इसके अंदर तो पोषक स्तर प्रथम जो उत्पादक है घास है, फिर इसको कौन खा गया, जैसे ये घास है तो इसको कौन खा गया, ये ना जो रेबिट्स खा गया या चूहा खा गया, चूहे कौन गया प्राथमिक ये कंज्यूमर हो। इसके बाद इसको स्नेक खा गया, सांप खा गया, सांप को कौन गिद्ध खा गया। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसके बाद दूसरी जो खाद्य श्रृंखला इसमें बता रही जलीय आवास की खाद्य श्रृंखला। जलीय आवास की देखो पादप पलव जो जल के अंदर जो छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, फिर जंतु, उनको कौन खाते हैं, जंतु पलव खा जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं वो खाते हैं। जंतु पलवों को कौन खाता है, मछली खा जाती है। मछली को कौन खाती है, बड़ी मछलियाँ खा जाती है। बड़ी मछली को कौन खा जाता है, मनुष्य खा जाता है। इस प्रकार से ये ऊर्जा का प्रभाव होता है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है। इसके बाद वन पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जैसे पौधे हैं, पौधों को हिरण खा गया, हिरण को कौन खा, भेड़िया खा गया, भेड़िया को कौन खा गया, शेर खा गया। ये वन पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। अब प्रकृति के अंदर जो बात करें तो मुख्य 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। परभक्षी या शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। परभक्षी और खाद्य श्रृंखला देखिए, है ना। तो खाद्य श्रृंखला है शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला, ये ग्रेजिंग फूड चेन जो अपने सबसे पहली वाली पड़ी थी घास वाली। इस पर खाद्य श्रृंखला प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित है। सौर ऊर्जा पर क्यों आधारित होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राथमिक जो उपभोग होता है वो घास होता है। घास क्या करता है, अपना भोजन किससे बनाता है, सन की उपस्थिति में बनाता है। हरे पादप जो प्राथमिक उत्पादक से प्रारंभ होकर अनुक्रम में मांसाहारी जंतुओं तक उपभोक्ता तक समाप्त होती है। जैसे इसमें ये बता रखा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार ये छोटे जीवों से प्रारंभ और बड़े जीवों तक ये खत्म होती है। इसके बाद दूसरी जो आती है वो आती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। अब परजीवी क्या होती है आपको पता ही है, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये बड़े जंतु परजीवी किसके ऊपर होंगे, या तो कोई बड़े जीव होंगे जैसे शेर हो गया या कोई पादप हो गया, उसके ऊपर रहेंगे और उनके ऊपर से अपना भोजन करेंगे। तो जो परजीवी होते हैं, जो परजीवी को आश्रय प्रदान करते हैं उसको होस्ट या परपोषी कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं। तथा इन बड़े जीवों पर आश्रित जो छोटे जीव उनको होते हैं परजीवी बोलते हैं। जैसे जड़ें होगी, इनके कौन लेते हैं, निमेटोड्स रहते हैं, परजीवी रहते हैं। परजीवी के ऊपर कौन बैक्टीरिया रहते हैं। इस प्रकार से ये। इसके बाद जो तीसरी जो खाद्य श्रृंखला आती है वो आता है आपके अपरदी या मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला। ये श्रृंखला मर्द सड़े जो गले मर्तोपजीवी है तो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होती है। मर्दा जो अपरदभक्षी होते हैं, मतलब जो सड़े गले पदार्थों खाते हैं, उनको उनसे ये चालू होती है। जैसे अपरद है, मर्दा है, उन सड़े गला जो पदार्थ है उनको कौन केंचुआ खाता है, केंचुआ को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को चील खा गया। इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको क्या बोलते हैं, दी या मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला है, डिट्रिडेटस और सेप्रोफाइटिक फूड चेन बोलते हैं। देखो ये एक इसमें ये तो फूड जो अगली क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे खाद्य जाल। ये खाद्य जाल का डायग्राम है, तो ये चैप्टर अपन कल कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी करेंगे। तो आप इसमें
ध्यान रखिए। और स्तूप का कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा हो, किसका स्तूप होता है उल्टा होता है, किसका स्तूप उल्टा होता है, थोड़ा आप ध्यान से लगा के उनको और अच्छे से आपको दिमाग लगा के करना है कि जैव भार के आधार पर बात करें, जैव संख्या के आधार पर बात करें, ऊर्जा के आधार पर बात करें, तो स्तूप उल्टा उल्टा होता है और क्यों होता है। ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।